अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, डील ढील मुज़ाकरात और डायलॉग से इनकार करने वाली सियासी जमातें एक पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं। हुकूमत खुश है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी का लग गया और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाजा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी रिहा हो गई, अलीमा खान और उज़मा खान भी रिहा हो गई। लिहाजा अब एक नई रूह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूंकने के लिए 8 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। वक्तन फवक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का तड़का लगाने के साथ साथ हुकूमत को धमकी भी देती रहती है। मुल्की सियासत गुज़श्ता चंद बरसों से अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें एक पेज पर होने के बावजूद हटा भी दी जाती हैं और अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातें किसी भी वक्त इक़्तिदार में आने का फॉर्मूला हासिल कर लेती हैं। 2018 में आरटीएस के सिस्टम के बैठने से इक़्तिदार की हुकूमत की तब्दीली का जो सिस्टम शुरू हुआ वो 2024 में फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील होते भी दिखाई दिया। लिहाजा 76 साला माजी की तारीख अभी भी कायम है कि कोई भी हारने वाली सियासी जमात इलेक्शन कबूल नहीं करती और जीतने वाली सियासी जमातें इक़्तिदार में आकर अपोजिशन को खूब रगड़ा लगाती हैं। मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम सारे निज़ाम को दाव पर लगा चुका है। मईशत दिवालिया होते होते रह गई, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर उंगलियां उठाई गईं, अदलिया के किरदार को दागदार किया गया, तेरा जज मेरा जज की पुकार सुनाई दी गई, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया, जबकि ब्यूरोक्रेसी का तो माशाल्लाह हाल ही नहीं है। लिहाजा तमाम तर हशर सामियों समेत हुकूमत और अपोजिशन अभी भी सींग फंसाए हुए हैं। सियासी डायलॉग में डेडलॉक है और बड़कों, धमकियों और नहीं छोड़ूंगा का गंडासे वाला कल्चर अभी भी उरूज पर है। और हैरत की बात यह है कि यही कल्चर अवाम में पजीराई भी हासिल कर रहा है। उसी सियासतदान का कद बड़ा होता है जिसकी ललकार और बड़क मुफाहमत और समझौते की सियासत से आ रही होती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए मौजूदा सियासी कल्चर कितना जहर आलूद है और मौजूदा सियासी माहौल से निकलते हुए डायलॉग के एक पेज पर सियासी जमातें कैसे आ सकती हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के पैनल ने। हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, इनके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब भी मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतर, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि एक टाइम से हम देख रहे हैं इवन एज जर्नलिस्ट कि हमारे मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म तो होता है, तू तड़ा भी होती है, अगेंस्ट बयानात भी दिए जाते हैं, दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन है और कियोस बरपा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक कि 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बाद कोई थमथमा हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं? देखिए, सिचुएशन आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा हुआ है, इसलिए कि पहले ख्वाहिश, जिस तरह आपने भी अपने शुरू में इंट्रो में बताया कि अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते थे, यानी बुनियादी तौर पे मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाना था और कैलकुलेशन ये थी कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और इस तरह की खबरें भी फीड की गई कि जी इस्तीफे आने वाले हैं। अब वो कैलकुलेशन तो गलत साबित हो गई। गुज़िश्ता रोज का जो फुल कोर्ट का एलामिया है उसमें भी बताया गया कि मंसूर अली शाह साहब का फार्मूला चलेगा केस मैनेजमेंट वाला। फिर 3 दफा उनका जिक्र था उस प्रेस रिलीज के अंदर जो गुज़िश्ता रोज जारी की गई। तो अब वो हुकूमत को मसला बन रहा है और हुकूमत के वुज़रा आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब फलाने जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए, उसको भी रिक्यूज कर लेना चाहिए। तो ऐसे तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह यह है फरवा के आइन और कानून के ऊपर आप अमल दरामद करेंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आइन और कानून को आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में हो, इससे पिछली में हो या उससे पिछली में हो या 76 बरस के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतें जो कुछ करती रही हैं। जब तक आइन और कानून के तहत चीजें नहीं चलेंगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप मजाक बना देंगे हर चीज को। जिस तरह एक तरफ हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के साथ बहस करने पे ईमान मजारी को दहशतगर्दी की अदालत में आज पेश किया गया और 3 रोजा रिमांड भी दे दिया गया। तो ये बताता है सारा कि सिस्टम कितना मजाक बन चुका है। तो सीरियसली सबको देखने की जरूरत है। जब तक इन सारे मामलात को देखेंगे नहीं, इस्तेहकाम कोई यूटोपिया बीच में उस तरह क्रिएट नहीं हो सकता।
ठीक है अतर, आपको पता है कि आज एक मयान में दो आमिर मौजूद हैं। ये वो वाले आमिर नहीं है जो हमारे मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं। आमिर खाकवानी साहब और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब की तरफ मैं आती हूँ। मुझे ये बताइएगा सर कि ये अतर की आपने बात सुनी, बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एक आइन और कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून की हुक्मरानी कैसे होगी, और ये आइन ठीक है और इस पे अमल दरामद ठीक है, ये हमें कौन बताएगा? क्योंकि ये वाली साइड कहती है हमारे वाली फैसले ठीक है, वो वाली साइड कहती है हमारे वाले फैसले ठीक है। अल्लाह करे कि जस्टिस याया अफरीदी साहब की चीफ जस्टिसशिप में हम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी देखें, वरना मैं तो हमेशा सिर्फ एक ही फिक्र करता हूँ कि इस मुल्क में अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला, इसके अलावा कोई ला नहीं है। जब मर्जी उठा ले, जिस दौर को मर्जी देख लें, यही चलता है। यहाँ माइट इज़ राइट है। और अभी जो अतर साहब कह रहे थे, मैं आपको बताऊं 90% व्लॉग्स और ख़बरें उनकी थी जो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना रहे थे। जब वो खबर पिट गई तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ओहो ये इस्तीफ़ा ना दें, ये फलाना होना हो जाए। ये बिल्कुल उलट कहानी है। 10% वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं की थी और वो मुतालबा उन लोगों ने किया। ये बिल्कुल साबित शुदा हकीकत है कि जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा अपने उरूज पे पहुँचाया हुआ था कि मंसूर अली शाह ही सिर्फ चीफ जस्टिस बन रहे हैं और कहानियाँ बन गई हैं, उनको कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया। वो जनाब बड़ी गेम हो गई है, याया अफरीदी के साथ मिल गए हैं मंसूर अली शाह साहब और वो फलाने सेट हो गए। होना चाहिए, क्यों जाए भाई, उनकी मर्जी है दोनों जजेस की। वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो बैठना चाहते हैं, वो नहीं बैठना चाहते। उन्होंने कहा था कि मैं इस आर्डिनेंस की कमेटी में नहीं बैठूंगा, मंसूर अली शाह ने लिख के भेजा और उसी आर्डिनेंस की कमेटी में वो बैठ गए। ये भी उनकी मर्जी है, हम कब रोक रहे हैं उनको, क्योंकि खत भी उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा था। और याया अफरीदी साहब के बाद जब चॉइस आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से उसको ऑन भी कर लिया। तो ये तो हमारे जजों ने लिख के फैसले दिए हुए हैं, आपको पता है ना। उमर अता बंदयाल की कोर्ट कहती थी हम शऊर में फैसले दें या लाशऊर में दें। हमारी अदलिया ने तो यही काम किया ना, तो अब भी कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन आमिर साहब, इस पे थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट मैं चाहूँगी, खाकवानी साहब को भी इन्वॉल्व कर दें। आपने उमर अता बंदयाल साहब का जिक्र किया, फिर मुझे याद आता है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से और काजी फाइज़ा साहब प्यूनी जज थे। तो काजी फाइज़ा साहब जब किसी केस में इख्तलाफ करते थे तो बहुत वाह होती थी, पर ऑन दी अदर हैंड जब काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस थे और मंसूर अली शाह साहब प्यूनी जज थे, और जब उन्होंने ख़त लिखा और एतराज़ किया तो फिर हमें समझ नहीं आया। हमने कहा ये तो बरक्स काम हो गया, ये तो बिल्कुल आइन की रूह से मुतनफ़र हो गए हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही खाकवानी साहब? बिल्कुल सही, आप 100% सही कह रही हैं। और यही तो एक कंट्राडिक्शन होता है कि जब काजी फाइज़ा साहब जब चीफ जस्टिस साहब बंदयाल के हवाले से जो खत लिखते थे तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन जब सूरत मुख्तलिफ हुई तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि अब जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने अभी तक जो जेस्चर दिए हैं वो बहुत अच्छे मुस्बत हैं कि उन्होंने अदलिया को यानी जो तकसीम खत्म करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कोर्ट एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बने हैं वो इसलिए बने हैं कि जो उनका एतराज था वो एतराज उनका दूर हो गया। उनका एतराज ये था कि कोर्ट एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी वो फुल कोर्ट अदालत के फैसले के नतीजे में बनी थी। जब तक उसको फुल कोर्ट उस पर दोबारा नहीं बैठा, साहब ने अपने तौर पे उन्होंने इसको तब्दील कर दिया। तो उसको जैसे मुनीफ अख्तर को शामिल करके वही कोर्ट अमल दरामद हो गया था, जो क्लासिकल शिकल थी वही बना दी, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो उसमें मेरा ख्याल है और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने उस जो ऑर्डिनेंस आते ही आधे घंटे के अंदर जैसे मुनीफ अख्तर को बाहर निकाला था, उसकी जगह और जज साहब को शामिल किया था, जिस तरह दिल खान को शामिल किया था, तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं बना था। तो याया अफरीदी साहब ने ये भी अच्छा किया। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स और ये जो जिस तरह था ना, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इनका चीफ जस्टिस का मिजाज मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये उस तरह मीडिया पे जब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया पर एक सनसनी फैलाई जाती है। मीडिया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खाकवानी साहब जसारत कर रही हूँ, मीडिया नहीं, मीडिया में भी अखबारात की भी जो लीड लगवाना ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उनके जमाने से चला है। चले और हमारे ये बहुत ज्यादा आए तो उसे अगर बैलेंस किया जाए तो अच्छा हो जाए। ठीक। आमिर इलियास राना साहब इन बिटवीन कुछ बोले थे सर। आमिर इलियास राना साहब कुछ कह रहे थे, आप खाकवानी साहब बात कर रहे थे उस वक्त। मैंने ये कहा था कि बिल्कुल नहीं, वो मैं सिर्फ एक फिक्रा सिर्फ मैंने कहा था, मैंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आर्डिनेंस को मिला के
नोटिफिकेशन हुआ था। हाँ। फुल कोर्ट की मीटिंग बाद में हुई जिसमें उसका कोई जिक्र नहीं आया, और मंसूर अली शाह साहब ने उसको पहले ही ओके कर दिया था कि वो उस कमेटी का हिस्सा है, और उसी के तहत ये बेंचेस भी बन गए थे इस कमेटी की मीटिंग से पहले। लिहाजा वो बस वो चीफ जस्टिस का इख्तलाफ है कि एक चीफ जस्टिस ने अपने सीनियर पेन्योरियल जज को बिठा के 4 साल बगैर काम के रखा था कि नहीं आपने कोई काम नहीं करना। ये भी हमारी अदालतों में हुआ, काजी फायजी साहब साइड पे बैठे रहे थे, ठीक फतूत तो तभी शुरू हुए थे ना। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो आजकल अतर हम देख रहे हैं, कल तक ये बहुत खबर वायरल थी कि 26वीं के बाद 27वीं तरमीम होने जा रही है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उस पर काम होना बाकी है। आज चले उन्होंने थोड़ा सा काइंड ऑफ यू टर्न ले लिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं और अता तारड़ साहब कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है, ये उसकी रूह क्या है, ये 27वीं तरमीम क्या एक्सपेक्ट करें? जो हमने 26वीं से एक्सपेक्ट किया, जो 76 बरस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, हो सकता है कि उसमें अब अमेंडमेंट की जाए, और जिस तरह माजी में हमने देखा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनती है, वो जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस आया और जितनी बर्क रफ्तारी से काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर अमल दरामद किया, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो उन्होंने उस कमेटी से निकाला, उन्होंने काफी उसमें तफसीलात बताई काजी साहब ने। यानी गवर्नमेंट को अभी भी प्रॉब्लम आप समझते हैं आफ्टर याया आफरीदी साहब के जस्टिस मुनीब एंड मंसूर अली शाह कुड बी प्रॉब्लम? हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि अदलिया उस तरह बिहेव करे जिस तरह एक मुकामी तहसीलदार बिहेव करता है, इंतजामिया के अंडर बिहेव करे जिस तरह आज जो है दहशतगर्दी की जो नीचे अदालतें हैं उनमें जिस तरह के मुज़ायका खेज मुकदमात जाते हैं। क्या अकल और शऊर मानता है फरवा? देखें, ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। आपका मतलब आप ये बात मान सकती हैं कि इमरान खान की बहनों के पास बारूद था और वो पार्लियामेंट उड़ाना चाहती थी। ये चीज जाके आर्ग्यू की है प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर। क्या कोई अदालत दुनिया में जो हकीकी अदालत हो वो इस तरह के आर्गुमेंट को मानेगी? वो अब ये इशू है ना, इनको वो अदालत चाहिए कि जहां पे जो भी बात हो वो जो जाके हुकूमत कहे और अदालत आगे से मान ले। जिस तरह हमें काजी फायज ईसा मसलसल हुकूमत के साथ एक पेज पे नजर आए, वो और अटॉर्नी जनरल, मतलब लगा इस तरह के काजी साहब की जो असल लड़ाई है वो अपनी अदालत के साथ है, अपने ब्रदर जजेस के साथ है। तो जहां पे भी इंसानी हकूक की बात होती थी, कोई ऐसी बात होती थी, उसमें वो गैर मामूली रवैया अपनाते थे, उसमें वो बात नहीं किसी को करने देते थे। तो इशू ये है, हुकूमत को ये किसी की जात से नहीं, हुकूमत को ओवरऑल इशू है कि अदालत वो हो जो हमारी मंशा से चले, और ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है। जब कोई और हुकूमत में आ जाएगा उन्होंने भी ये कहना कि हाँ जनाब ये जो तरमीम आ चुकी है ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि अब जज बैठ के सोचेगा भाई अगर मैंने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया तो मुझे इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाना, क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है जिन्होंने चीफ जस्टिस लगाना है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए, हुकूमत हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी, इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया, इस मुल्क के कानूनदान, उन सब को इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखना चाहिए कि अदालत बालादस्त ना हो लेकिन अदालत आज़ाद हो। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चूंकि 27वीं जो आईनी तरमीम है, अब कह तो रही है गवर्नमेंट के ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मामला भी है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर इराज खान साहब, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि 27वीं जो आईनी तरमीम है उसमें फ़ौजी अदालतों को लेकर चीज़ें जो हैं वो पास कराई जाएंगी, और ज़ाहिर है इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल के साथ है। तो ये इसीलिए ही है खालिस्तान, या अगर ये नहीं भी होती तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल वैसा ही है जैसा हुकूमत ने डिज़ाइन करना है, या कहीं और से? बस आपने कहीं और से कह दिया तो वो तो बात ठीक हो गई। हुकूमत क्या होती है असल में ना, यही चीज़ें चल रही होती हैं जो हम देखते हैं ना कि ये जो ब्रदर जजेस हैं, जब इनके सीनियर जजेस जो अब रिटायर होकर शऊर और लाशऊरी कैफियत में फ़ैसले देते थे, वो पहले बैठ जाते थे, पीटीआई की पटिशन आने वाली है, अमले को बिठा देते थे, वो इंतज़ार में रहते थे। असल में सब लोगों को वो अदलिया चाहिए, उसी तरह के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज चाहिए जहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेके और सिविल जज तक एक लाइन में लग के फैसले दे रहे हों। हमारे यहाँ कभी ये इतदाल की बात की नहीं गई, क्योंकि एक सरफिरा चीफ जस्टिस आया, उसने थोड़ा सा मिजाज बदला तो यहाँ पे हालात बदल गए लोगों के, उनकी समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रही है। बहुत सारे लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे अब इन दिनों में, खबर ही ख़त्म हो रही है कि क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ दाखिले बंद हो रहे हैं। मेरा ख्याल है फाइनली कि भाई सिर्फ जर्नलिज्म किया जाए वहाँ पे,
वहाँ पे शरारतें न की जाएँ। तो ये तो होना ही है। जो 27वीं तरमीम है ना, वो 26वीं तरमीम की अमल दरामद की अमली शक्ल होगी अगली, लेकिन वो एक्सटेंशन फौरन नहीं होगी। आ रही, वो तैयारी है। मैं तो जिस दिन 26वीं आ रही थी, मैं तब कह रहा था 27वीं पे काम शुरू हो चुका है। कुछ चीज़ें इन्होंने निकाल दी, कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, कंप्रिहेंसिव आएगी। और उसमें आप अच्छा, आप कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, आमिर हसन साहब, आप कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, होगी, क्योंकि हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अता तारर या बैरिस्टर अकील, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बल्कि इवन मेरे ही प्रोग्राम में हम तो अपनी खबर पे बात करते हैं ना। हाँ, ये जो जिनके नाम आप ले रहे हैं, अता तारर ने तो पीटीआई पे पाबंदी भी लगा दी थी, लग गई नहीं ना लगी। तो वो खुद ही कहने लगे कि नहीं, वो तो फैसले सुनाए थे ना उन्होंने। हाँ। वो यूं था जैसे पता नहीं बस अभी अगले घंटे में जो है ना, काबीना की मीटिंग के बगैर सर्कुलेशन समरी से अप्रूवल लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चला जाएगा। आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी धुआंधार थी जी, कि ये जी हमने 1 2 3 4 5 फैसले किए हैं और ये होने लगे हैं, तो नहीं हुए। तो मैं तो अपनी खबर पर बात कर रहा हूँ कि जहाँ बातचीत हो रही है, जहाँ मुसवदा तैयार हो, क्योंकि आज खबर आई है ना कि जजों का वो जो पहले से प्राइवेट मेंबर बिल भी सरकारी ही पड़ा हुआ है, हाँ जी, मेंबर का, कि 17 से 23 करने जा रहे हैं, वो अब सरकारी बिल की सूरत में आ रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम आ रही है कि 3 की बजाय 5 जजों को करना है। ये साथ साथ आएंगे, लेकिन असल इशू ये है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील और उसके अंदर फैसले, क्या वो इत्तेफाक राय से होंगे या कसरत राय से होंगे। ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करेंगी कि आपने आगे चल के 27वीं तरमीम में क्या क्या करना है, चाहे वो फौजी अदालतें हैं या नहीं हैं, जो सुकम हैं नहीं हैं, वो सब चीज़ें अगले 10-15 दिन में खुल जाएंगी सामने। कोई चीज़ छुपेगी नहीं कि हाँ जी क्या डिज़ाइन होना है और किस तरह होना है। अभी जाहिर है गवर्नमेंट चाहेगी कि कंसेंसस के साथ काम हो। अब वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस बैठे होंगे, बाकी जजेस होंगे, मेंबर्स होंगे, वो किस तरह जाते हैं। आपको याद है एक कमीशन वो भी था जिसमें आदम नज़ीर तारड़ ने कहा था, मुझसे जनरल बाजवा ने मांगे थे कुछ नाम, क्या था, उमर अता बंदयाल ने कहा था कि जजेस वो दे दें ताकि हम स्मूथली चला लेंगे, और मैंने वो दे दिया। और आज तक वो गाली खा रहे हैं अपने हल्के में पूरे के पूरे में कि आपने ये जज दिए थे, ये नतीजा निकाला है कि वो क्या अक्सरियत बनाई है आपने। तो हमारे यहाँ कोई चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, वो क्यों जजों को मेरिट पे नहीं लाते, अपनी पर्ची पे क्यों लाते हैं। मेरा लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये भी है आमिर हसन साहब, पीएन नहीं भर्ती होने देते। हाँ। आप जजों को भर्ती करते हैं पसंद और नापसंद के चैम्बर्स पे, क्यों भाई? आप ऊपर से उतरे हैं। जब आप सबको इंसाफ फराम करने के लिए बैठे हैं तो अपने यहाँ सबसे पहले इंसाफ कायम कीजिए कि जजों को सिर्फ मेरिट पे लाएं। पसंद नापसंद का मेरिट तो सिर्फ यहाँ पर नहीं है ना, सिर्फ जजेस में या हमारी कोर्ट्स में नहीं है ना आमिर हसन साहब, आमिर खाकवानी साहब, हमारे तो पूरे सिस्टम के अंदर ये सरायत कर गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पसंद हैं, आप एक पेज पे हैं तो आप गवर्नमेंट में हैं, अगर आप पसंद हैं और थोड़े बहुत एक पेज पर हैं तो फिर आपको आईनी ओहदे भी मिल जाएंगे। आप अगर नहीं भी काबीना का हिस्सा बनना चाहते तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं और एक पेज पे नहीं हैं तो फिर आप घर जाएं। लेकिन माय पॉइंट इज कि जो घर चले गए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी देर में कोई ना कोई सबक सीख लेंगे, बट अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से पार्टी को लेके चल रहे हैं, ये आपको नहीं लगता बहुत डैमेजिंग है इन दिस थोड़ी सी जो बच गई है डेमोक्रेसी उसके अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब का टू मच एग्रेसिव उनका एक जो स्टाइल है, तो शायद वो उसे अपना ट्रेडमार्क बना लिया है, जिस तरह बना लिया है, वो पसंदीदा नहीं है। और मेरा ख्याल लोग उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन मैं बात सर बड़े बड़े सीरियस लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। आपको वो इस्लामाबाद वाला याद नहीं है, लोग पहुंच गए थे, सीरियस लेते हैं लोग। वो देख लें कितना ही सीरियस थे। गंडापुर साहब ने जो कहानी सुनाई थी, जो 12 दिनों से मैं गुजर के पहुंचा हूँ, उस पर कितने लोगों ने यकीन किया? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पीटीआई किसी एक असेंबली को भी यकीन आया। अगर देखिए खाकवानी साहब, अगर यकीन नहीं होता ना, तो फिर तो मेरा ख्याल से पार्टी के अंदर से जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, फिर उनकी आवाज बुलंद हो जानी चाहिए थी, फिर तो कबूल हो जाना चाहिए था, लब्बैक कहना चाहिए था, इस्तीफा हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी है ना जिनको अब हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कस नहीं कर सकते ना। मसला ये आप डिस्कस करें, मैं कोशिश करूंगी चलाने की। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जजेस की, कि जब जजेस का लगाने का इख्तियार पॉलिटिशियंस का था, तो उसमें उन्होंने शफाफ जज लगाए थे। यानी एक नून लीग के काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाले एक साहब लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए हैं, और ऐसे बहुत से जजेस हैं। तो मसला ये है कि जब पॉलिटिशियंस को अब पार्लियामेंट को इख्तियार मिला ना, पार्लियामेंटेरियंस की एक उनकी बढ़तरी हो गई है, तो अच्छी बात है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे तकदर करते हैं। मसला ये है कि जब पॉलिटिशियंस को इख्तियार मिलता है, ये भी अपनी मर्जी के अपनी पार्टी को लोग लगाते हैं, और जब इख्तियार जुडिशरी के पास था
तो वहां से भी काबिल रेस्ट तकर्र नहीं हुए। तो ये दोनों तरफ से ये हाल है। अब इनको चाहिए ना कि अब ये अच्छे तकर्र करें, जब ये जजेस लगाते हैं। अब अभी तक तो देखे जो भी चीज ला रहे हैं, चाहे स्ट्राइक तरकीब, सब चीजें ये एक अपने खास मकासद, अपने एजेंडे की खातिर ला रही है, पॉलिटिकली ला रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे ला रहे हैं। इस पूरी गेम में खाकवानी साहब, मेरा सवाल वहीं पर है, पूरी गेम में मुझे अभी तक पता नहीं आप तीनों में से किसी को समझ आई है तो मुझे प्लीज बताइएगा। अतर भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की गेम मुझे तो समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो सुबह में क्या होते हैं, दोपहर में क्या और शाम में क्या। तो ये इस पे जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मेरा ख्याल है वो गंडापुर साहब को खुद भी समझ नहीं आ रही। नहीं सर, ऐसे तो ना गए हैं, ऐसे वो अतर वो हमारे बड़ों में वो कहते होते थे कि बच्चों में ना कोई एक आधा बहुत ज्यादा मासूम होता है। अच्छा, वो मासूम नहीं होता, वो पंजाबी में कहते हैं दूसरे दिए मज्जा अपने बन्ने बांध लेंदे ने। तो अली अमीन गंडापुर साहब मासूम है, वो वाले मासूम है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वाकई मासूम है कि उनको खुद नहीं पता चलता। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं छोटा सा कमेंट करके इस तरफ आता हूँ। जो जजेस की तैनाती वाला मामला है ना, देखिए माजी में हमने 90 की दिहाई में देखा, यहाँ पे जियाले जज भर दिए गए थे अदालतों में, फिर उनको निकाला गया। तो मसला ये है ना कि किसी तरफ भी अगर हमें चैम्बर का इशू है तो ये भी हम इजाजत नहीं दे सकते कि सियासतदान अपने जो है वो कारकुनों को भर्ती कर दें अदालतों के अंदर। तो एक इसका बेहतर और शफाफ मैकेनिज्म होना चाहिए। जहां तक अली अमीन साहब का ताल्लुक है, देखें अली अमीन साहब आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं या वो क्या नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात तो इमरान खान साहब से उनकी बहनों से पहले हुई थी। जिस वक्त इमरान खान साहब अपने उसमें जो 6x10 का सेल है, तकरीबन 10 दिन से वो उसके अंदर कैद थे, उस वक्त सारी क़यादत की मुलाकात हुई। इन्होंने आके कितनी तशवीश का इजहार किया। अब जब अलीमा खान साहिबा ने आके बाहर बातें की हैं तो कल अली अमीन साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा। मतलब मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा। भाई पाकिस्तान ना हो गया कोई, मतलब क्या चीज हो गई जो आप बंद कर देंगे? तो वो अब तो अली अमीन की बात के ऊपर तजिया करना, तबसरा करना, उसको सीरियस लेना, मेरे ख्याल में इटसेल्फ इज एन इंसल्ट टू एनी जो है ना, मैं इंटेलेक्चुअल आपका कोई भी बंदा हो या आपकी जो आप कह सकते हैं अवाम का इज्तिमाई शऊर जो है, कलेक्टिव विजडम, ये उसकी इंसल्ट है अगर हम अली अमीन के बयान के ऊपर कोई बात करेंगे। अली अमीन साहब तो वैसे ही पता नहीं आके रोज बयानात दे देते हैं, बाकी वो जो कर रहे हैं वो पूरी कौम के सामने है। लेकिन आप अतर, मैं थोड़ा सा आपकी बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि फैसल करीम गुंडी साहब के भी आपने सुना ही होगा उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने डील कराई है बाकायदा। अगर उनकी बहनें बाहर आई हैं या उनकी वाइफ बाहर आई हैं बुशरा बीबी, तो उसमें उन्होंने किरदार तो अदा किया है। ठीक है, ये मैं आपकी पार्शली बात से अग्री करती हूँ कि इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें कि वो करते ही ऐसे काम है, डील भी करा देते हैं, बाहर भी निकलवा देते हैं, बड़के भी मार देते हैं, आवाम को भी पहुंचा देते हैं। तो डिस्कस इसमें दो चीजें फरवा, एक तो ये है कि उनकी बड़के हैं, उनकी बड़कों के ऊपर तो हम सब का जो है ना एक तरह से इत्तेफाक है, वो बड़के हैं। दूसरी जो डील की बात है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहस जरूर हो सकती है। डील किस किस्म की डील? जिस तरीके से इमरान खान साहब को रखा हुआ है और जिस तरीके से बुशरा बीबी के ऊपर मुकदमात को चलाया गया कि बुशरा बीबी को भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, किसी भी अदालत में, वो भी जेल के अंदर अदालत लगती थी। और जिस तरीके से इमरान खान की बहनों को जेलम की जेल में भेजा गया, तो मेरे ख्याल में डील नहीं है ये है। अब हुकूमत की भी मजबूरी है, वो एक हद तक चीजों को लेके चल सकते हैं, तो वो उस डील की तासुर, तो ये हुकूमत की ख्वाहिश तो है कि ये तासुर क्रिएट किया जाए, लेकिन मुझे वो डील शील नहीं लगती है। बाकी तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर बहुत सारी तनकीद हो सकती है। अच्छा चले, मुझे डील से ना एक और छोटा सा सवाल आया है, मैं तो आप ही से आगाज कर लेती हूँ। ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ और जरदारी साहब आए हैं, इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। अब मेरी जो छोटी सी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो तो कहती है कि अब से कुछ देर पहले जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए थे तो उन्होंने कहा था डील हो गई। ये शिबली फराज साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह इमरान खान साहब बाहर आएंगे, कैसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बाहर आए हैं? आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में जो यहाँ पे सब कहा, जो कहते हैं कि आज एक के ऊपर रेड लाइन लगी हुई है, यहाँ पे बताया गया नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई, नून लीग अब कभी इख्तिदार में नहीं आएगी। जरदारी साहब के हवाले से JITs बताया गया कि JIT बनी, मोजिज महकमू ने उसमें बैठ के बताया कि कौन कौन सा अकाउंट और कितने कितने फेक अकाउंट थे। फिर वो जो JIT के अंदर जो किरदार थे
उन्हीं किरदारों को सदर मुमलिकत जरदारी साहब ने तमगे दिए, सिविल अवार्ड्स दिए। तो इस मुल्क में जब मैं वो अर्ज जो की थी ना शुरू में कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, 4-5 लोगों की मंशा पे मुल्क चलाया जाएगा, तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी, एक आएगा एक जाएगा। होना ये चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक चलें, तो ना फिर शिबली फराज को ये कहने का मौका मिलेगा, ना ही मियां साहब के साथ ज्यादती होगी, ना ही जरदारी साहब के साथ कोई ज्यादती होगी। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि आमिर इलियास राणा साहब इस पे जो है ना कुछ बहुत ही गहरा तबसरा करने वाले हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यही सवाल मैं बाकी दोनों मेहमानों का आगे भी रखूँ। वेलकम बैक। आमिर इलियास राणा साहब, आप बड़ी गहराई से सुन रहे थे अतर ने जो कुछ कहा। आई एम श्योर कि आप मुत्तफिक भी होंगे उसकी बात से, मैं तो हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है ये कैसे नवाज शरीफ और जरदारी साहब आए और शिबली फराज साहब कह रहे हैं वैसे ही इमरान खान साहब भी आ जाएंगे? तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब रेडी हो गए डील के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शिबली फराज ने ऐसी बात की है। उन्होंने शायद ये कहा है कि उस तरह नहीं आएंगे, वरना कब क्या आ चुके होते, जो मेरे जहन में बात आ रही है। दूसरी बात जो आप बात हो रही थी ना जजेस की, क्योंकि मैंने छेड़ी थी, मैं आपको बताऊं मेरा मसला कभी ये नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी नून और पीटीआई के जज हों। मेरा मसला है मेरिट पे जज हों। अब अवामी नुमाइंदे आए हैं, आप लिस्ट पब्लिक करें चीफ जस्टिस साहिबान कि हम इनको हाई कोर्ट में लाना चाहते हैं, इनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, जिसको जो एतराज़ है ये कमेटी कमीशन को भेजें, पब्लिक करें एतराज़ात। मैं कहता हूँ आधे लोग कहेंगे हमारा नाम ही ना दो, क्योंकि इतने स्याह चेहरे हैं हमारे लोगों के, इतनी स्याह सियासत है इस पूरी अदलिया के अंदर आने और जाने के लिए। यहाँ पे चैम्बरों ने किस तरह राजधानी बनाई हुई है। ये ऐसा काम नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये सियासतदानी पवित्र है, नहीं भाई। जब जज कहता है कि पीएनबी भर्ती इश्तिहार दे के होगा, तो जज क्यों नहीं पब्लिक से पूछा जाएगा? वो वकील क्यों नहीं पूछा जाएगा कि उसने कब किसके नाम पे वकालत के नाम पे पैसे लिए और जूनियर्स को भेजा, सीनियर पेश ही नहीं हुए उसकी जगह पे? यहाँ बेशुमार केस हैं, बड़े बड़े वकला के चैम्बर हैं, उनके नाम पे पैसे लोग देते हैं और उनका जूनियर कहे जी हमारा तो लिफाफा ही काफ़ी है जज साहब को। मतलब अदलिया की तज़ीक पब्लिकली सरेआम होती है। अब आप आ जाए अली अमीन गंडापुर पे, हमें तो वो ड्रामा ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा ना कि 8 घंटे कहाँ थे और 30 घंटे कहाँ थे। उसका नतीजा ये ज़रूर हुआ है कि बेगम बुशरा उनके वहाँ पे पहुँच गई हैं केपी में। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और इस पे ख्वाजा आसिफ साहब भी फरमा रहे हैं कि एक दफ़ा भी नहीं बोले, एक दफ़ा भी नहीं बोले कि इस पे ख्वाजा आसिफ साहब आमिर इलियास राणा साहब कह रहे हैं कि ये मामूल की कार्रवाई नहीं है, रिहाई और रवानगी पेशावर, मतलब वो भी कह रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ भाई, जब वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन बाद लाहौर में सब कुछ जाके बताऊंगा कि मैं 8 घंटे कहाँ रहा था, मैं खामोश नहीं रहूंगा, तो क्यों नहीं बोले? वो लाहौर पहुंचे क्यों नहीं जलसे में? उसके बाद 30 घंटे की कहानी है तिल्स्म ओशरुबा पे, मैंने हकमानी साहब को भी सुना हुआ और अतर कादमी साहब को भी, और अतर कादमी साहब ने तो उनके ठीक लत्ते लिए हैं टिका के हर जगह पे कि कौन ये, और उन्होंने यही बात ठीक कही कि इसके ऊपर क्या नॉनसेंस है कि जो बंदा बात करे कि ये क्या कहानियां बना रहे थे। तो कहानियां ये थी जो सामने आ गई, वो क्यों कंप्रोमाइज थे, ये बात उन्होंने बतानी है। वो जुर्रत क्यों नहीं कर सकेंगे? लेकिन चले मैं इसी पे एक छोटा सा सवाल आमिर इलियास राणा साहब, और फिर वो पुलिस की चौकी में मौजूद थे। सर एक सेकंड दीजिएगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपको पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है? मैं तज्जिया कर सकती हूँ, एवरीबडी कैन टेल। इमरान खान साहब को क्यों नहीं पता ये बात? ये आपने मुझसे सवाल किया है? जी सर। तो इमरान खान को क्यों नहीं पता? इमरान खान को बिल्कुल पता है। इमरान खान अपने लिए अभी कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे, लेकिन जो बहनों की बात है वो बिल्कुल कोई डील नहीं हुई। उनका मकसद उन दिनों में लोगों तक इमरान खान की रसाई रोकना था कि बहनों को रोका जाए, ना वो रिट करें ना कुछ, और उनको जेल में भी इसीलिए भेजा गया कि इवन अडियाला में भी नहीं रखा गया, ज्यादती की गई। हम उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई अगर आपने उनको उठाना था कि वो जुलूस को लीड कर रही हैं, वो दोनों खवातीन की, उनको साइड पे ले जाके 2-4 मील दूर छोड़ देते, जैसे हमेशा से होता है। लेकिन ये क्या था कि आपने बारूद भी डाल दिया, कौन इसको जस्टिफाई करेगा? नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे यहाँ दोस्त बहुत कर रहे हैं, ईमान मदारी बहुत अच्छी ह्यूमन एक्टिविस्ट है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप पुलिस वालों को थप्पड़ मारने शुरू कर दें अगर आप वकील हैं। ये भी किसी को इख्तियार नहीं है। इसका भी हिसाब होना चाहिए ना कि आप ही क्यों लड़ने के लिए पहुंच गए। मैं इस शहर में रहता हूँ, अतर कादमी साहब इस शहर में रहते हैं, हम रोजाना एससीओ में भी और ये क्रिकेट टीमों के आने जाने में हम रोज खराब हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कानून हाथ में ले लें? ये जिनकी तालीमों के पढ़ के बाहर से आते हैं वहाँ पे हाथ में ले सकते हैं? वहाँ तो सोशल मीडिया पे 10 एक ट्वीट पे 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। ये हमारी अदालतें हैं जो यहाँ पे पूछती हैं अच्छा क्या हो गया, फिर क्या हो गया। ये ड्रामा तब लगा इस मुल्क में कि आग लगा दो, पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि अदालतें मजाक उड़ाती हैं। ये कोई बात है?
अच्छा, ट्वीट से आपको क्या हो गया? अतर मिनल्ला साहब ने एग्जैक्टली कानून कर दिया था, कानून तो ये की आग अगर ऐसे नहीं लग गई। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ये ऐसे नहीं लग गई, क्योंकि अगर कानून की, वही बात है जो अतर भी कर रहे थे कि अगर कानून की बालादस्ती होती इस मुल्क में खाकवानी साहब, तो फिर शायद आप और मैं ये वाले मसले डिस्कस ना कर रहे होते, हम शायद डिस्कस कर रहे होते कि हमारे आने वाली नस्ल को साफ पानी कैसे मिलेगा और पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि ये अब सीरियस इशूज़ हैं पूरी दुनिया में। स्मोक एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पे कम से कम मेरी स्लॉट में तो प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि मुल्क के हालात ऐसे। खाकवानी साहब, मैं बीइंग अ फीमेल ये क्वेश्चन करना चाह रही थी तीनों से, आपसे आगाज़ करती हूँ। आपको लगता है कि बुशरा बीबी या अलीमा खान, इन दोनों में से कोई पार्टी लीड कर सकता है? पार्टी में इस वक्त इन दोनों की कोई स्पेस मौजूद है या गुंजाइश है इन द एब्सेंस ऑफ आई के? देखें, जो इमरान खान ने पॉलिटिक्स की है, जो उन्होंने जिन चीजों पे जोर दिया है और अपनी पार्टी जिस बुनियादी एक नजरिए पे सवार की है, उसमें इमरान खान के खानदान के किसी फर्द का कोई स्पेस नहीं जो पार्टी को लीड करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस मरूसियत के खिलाफ इमरान खान दिन रात तकरीरें करते रहे और अपनी पब्लिक सपोर्ट हासिल की, अगर वही काम उनकी बेगम जो उनकी बहनें करें तो तहरीक इंसाफ को वैसे ही मर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल अपनी मेंबरशिप पार्टी को तो खत्म हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल बिल्कुल भी इसमें कोई जवाब नहीं है, ना इसकी कोई दलील है, ना बुशरा बीबी की पॉलिटिशियन है, कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इमरान खान की हमशीर खान को भी कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में सर, मेरे प्रोग्राम लतीफ खोसा साहब ने ये एडमिट किया कि हो सकता है, ये पॉसिबल है कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी, अगर ऐसा होगा ये बहुत ऐसा होगा तो ये बहुत खौफनाक होगा, बहुत डैमेजिंग होगा और निहायत ही अफसोसनाक होगा। पैराशूटर की तरह किसी को भी पार्टियों पर इस तरह मुसलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक अपने रिश्ते की बुनियाद पर। अपने एक पोलिटिकल वर्कर के तौर पर काम शुरू करें, पार्टी में करें और एक ग्रेजुअली आप ऊपर आए, पॉलिटिक्स में आए, आप इलेक्शन लड़े हैं या जो भी करें, चलो वो एक अलग प्रोसेस पूरा। लेकिन इस तरह करके ये बिल्कुल ही जो माजी में भी होता रहा वो गलत होता रहा, उसकी कोई जवाब नहीं। मैं तो नहीं समझता, मैं तो हमेशा से मरूसियत के खिलाफ लिखता हूँ और इमरान खान खुद सब बहुत ज्यादा ये बात करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इसकी इजाजत देंगे, कैसा होगा, इसकी जरूरत नहीं होगी। ये पता है एक फ्रैक्शन रहेगा दूसरी पार्टी लीडर, क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट तो है ना इमरान खान के एक नाम की वजह से, दूसरे लीडरों पर एक रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो इन्होंने आमिर राना साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ईमान ज़िम्मेदारी का रवैया और उनके खावंद का अतर ने मेंशन किया था एग्जैक्टली, कोई नहीं। अभी राणा साहब ने कहा इसको, आमिर राना साहब ने क्रिटिसाइज किया। मैं उस क्रिटिसिज्म में इनका शरीक होना चाहता हूँ कि आमिर राना साहब और मैं, हम दोनों कम एक जगह। चले, ये बात तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात आमिर खान साहब ने भी कही, अतर ने भी कही। अतर आप समझते हैं, वक्त की कमी है, आप क्या समझते हैं कि क्या बुशरा बीबी लीड कर सकती हैं पार्टी को या इमरान खान साहब की हमशीरा? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। जमात उनकी चल रही है और पहले भी इस तरह की खबरें आई और पहले भी ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है कि इस तरह का तासुर दिया जाए कि जनाब वो एक अलीमा कैंप बन गया है और एक बुशरा बीबी का कैंप बन गया है। लेकिन ऐसी हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। और ये जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी यहाँ पे, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि तमाम हुकूमत बुशरा बीबी चला रही है। तो ये लोग तो इस तरह की बहस तो चलती रहती है, तो मुझे उसमें फिलहाल कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बाकी पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का आईन और कानून हर शहरी को इजाजत देता है वो जरूर सियासत करें, लेकिन फिर जिस तरह इधर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नून लीग के ऊपर यही तो तनकीद होती है कि जनाब ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो अब मतलब अपनी बेटी की उम्र की खातून के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अचानक वो उनकी लीडर बन गई, पूरे पंजाब में कोई और नहीं मिला। रजा रुबानी और बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद तो यही है ना, मारूसियत नहीं होनी चाहिए, एक जमात बननी चाहिए जो जमहूरी असूलों के मुताबिक हो। तो फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बुशरा बीबी या अलीमा खान। हाँ, ये कोशिश जोरों पे है कि जमात के अंदर फूट डालने के लिए 2 कैंप्स बनाए जाएं, वो काम हो रहा है और उसमें काफी आनियां जानियां भी हो रही हैं, लेकिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ। ठीक है अदर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आमिर राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर खाकवानी साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन
आपने देखा। और मुझे तो हमेशा से अपने सीनियर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ प्रोग्राम करते हुए हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हम वो रिवायती बातें नहीं करते हैं जो सियासतदान हमारे प्रोग्राम्स में आके करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम किसी भी इशू पर फेयर एक तज्जिया जो है वो पेश करें। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।